हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का पार्ट 2 है। इसका एक पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो सीएससी के एस्पायरेंट्स हैं और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और क्लाइमेट चेंज जो कि टॉपिक है, इसकी कुछ थ्योरी का पार्ट, ज़्यादा नहीं, कुछ थ्योरी का पार्ट मैं आपको बताऊंगा पहले, जिससे कि जो भी ये वीडियो देखे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में उसको कॉन्फिडेंस आए और वो इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीएससी का या प्रीवियस किसी भी मतलब स्टेट एग्ज़ाम का, तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाना है। देखो, प्रीवियस ईयर करने से फ़ायदा एक ज़रूर मिलेगा आपको कि आपके अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी के आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40% पेपर, लगभग 40% आप प्रीवियस ईयर के मदद से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी है क्वेश्चंस की। और आप अभी इस वीडियो में देखोगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक बात ये जाहिर होती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, इस बात की उम्मीद की जाती है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको क्या करना है, नोट करते रहना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और उसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज है क्या। एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें अगर, तो आपने पढ़ा होगा कि सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ में पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। आपको पता है जो रेज सूरज से निकलती हैं और जो अर्थ तक आती हैं, वो सनरेज जब हमारी पृथ्वी को छूती हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ रेज होती हैं जो वापस बाहर चली जाती है, मतलब एटमो जब टकराती हैं, जैसे कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ समझो, एक बॉल है, आपने बॉल को दीवार पर मारा और दीवार से टकराकर बॉल वापस आई आपके हाथ में। ये एक सिंपल सा एक सिंपल साइंस है ये। उसी तरीके से जैसे सनरेज हैं, वो उस प्रकार से हैं जैसे कोई ओपेक सरफेस है या ऐसी कोई सरफेस है जिससे वो सनरेज टकराई और वो वापस गई। तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे इस पार्ट से, तो आप डिटेल में सुनिएगा। तो सनरेज ज़मीन जब हमारी अर्थ से टकराती हैं, तो कुछ सनरेज क्या होती हैं, वो रुक जाती हैं, मतलब वो अर्थ से टकराने के बाद वापस नहीं जाती। कुछ ऐसी सनरेज होती हैं जो टकराने के बाद वापस जाती हैं, मगर उसमें से कुछ ही ऐसी सनरेज होती हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर चली जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। तो यहीं से शुरू होती है डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि जो अर्थ सोलर एनर्जी है, अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में पहुंचती है। सन चूंकि बहुत गर्म होता है, एनर्जी जो निकलती है वहाँ से वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती है। आप ये इसको सिंपल लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी है, अगर ये आपको टफ लग रही है तो आप इस टफ डेफिनेशन को आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना। आपको मतलब जैसे कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज में समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। हमें ये नहीं समझना है कि किताबों में क्या लिखा है और टफ टफ डेफिनेशन से हमें हमें कुछ नहीं। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द सिंपल डेफिनेशन। सोलर एनर्जी और सोलर रेडिएशन इंक्लूड, उसमें क्या क्या होता है, जो आप देखो, सर जो सूरज से रोशनी निकलती है उसमें होता क्या क्या है पहले वो समझ लो। उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसमें विजिबल रेडिएशंस होती हैं और कुछ इंफ्रा रेड रेडिएशंस भी होती हैं। इनके बारे में मैं आपको अभी जानकारी आगे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले ये समझ लो ये, इनसे क्या नुकसान होता है कोई। तो हाँ, बिल्कुल, ये हार्मफुल होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर, आपको पता है हमारी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है और वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग उस अल्ट्रा वायलेट रेस सन से बच पाते हैं, किसकी वजह से? जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ये एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो अर्थ पर पहुंचती हैं थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में। तो ये बेसिक सी बात थी, मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ में आया। थर्मल रेडिएशन जो है वो अर्थ को क्या करती हैं, गर्म करती जाती हैं। अब यहाँ पर आपके सामने तीन शब्द आ रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है।
तो पहले मैं आपको ज़रा एक बार इसका एक उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि हमने करीब 6th या 7th स्टैंडर्ड में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ा था। मैंने आपके लिए गूगल से एक सिंपल सा एक इमेज यहाँ पर यूज़ किया है स्लाइड पे, तो आपको ये दिखेगा। अब ज़रा समझते हैं कि कन्वेक्शन जो होता है और कंडक्शन जो होता है और रेडिएशन, तीनों में फ़र्क क्या है। आप कोई चीज़ जलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वुड जलाया, लकड़ी जलाई, तो लकड़ी से जो आग निकली है उससे जो एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस निकल रही हैं, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, वो ट्रांसमिट, वो यानी कि चेंज हो रही हैं किस फॉर्म में, वो रेज और वेव्स के फॉर्म में चेंज, बहुत सिंपल है, रेज और वेव्स के फॉर्म में चेंज हो रही है, क्योंकि जो रेडिएशन निकल रही है वो एनर्जी ही है। आप समझ रहे हैं कि आप चाहे वुड को बर्न करें या फिर आप किसी गैस को ऑन करेंगे, तो वहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी, मतलब जो रेज निकल रही हैं, जिसे आप कहते हैं कि जो फायर फ्लेयर है, वो फायर फ्लेयर भी क्या है, रेडिएशन का फॉर्म है। तो वो एनर्जी है जो कि उस यूटेंसिल को गर्म करेंगी। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कन्वेक्शन का होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड। अब अगर अगर आपने किसी जार में या कोई आपने वेसल लिया है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, और वो पानी गर्म हो जाएगा जब, तो गर्म होने के बाद वो क्या बनेगा, वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होगा, और वो जो गैस के फॉर्म में चेंज होगा वो क्या है, वो भी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको कहीं न कहीं मॉलिक्यूलर मोशन के फॉर्म में बनती जा रही है, और वो जब बन रही है एनर्जी, तो आप देखेंगे वो एनर्जी कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कन्वेक्शन का फॉर्म है। ज़रा ध्यान से देखें कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, मतलब आपने देखा सबसे पहले आपने वुड जलाया, लकड़ी जलाई, लकड़ी से रेडिएशंस निकली, वो कंटेनर को गर्म कर रही हैं। गर्म कंटेनर कर रही हैं, बट उसके अंदर का जो मटेरियल यानी कि लिक्विड है वो गर्म हो रहा है, और वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है। उसके अलावा आप कंडक्शन आता है। कंडक्शन का मतलब होता है जो आप वेसल जो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपने पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है, उस कंडक्शन, वो जो हैंडल है ना, हैंडल जिसको हैंडल से आप पकड़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा वो गर्म हो जाता है। तो जब वो हैंडल गर्म हो जाता है, तो वो होता क्यों है गर्म, उसका रीज़न है कि जो आपने हीट किया, रेडिएशन निकली, जो वेसल गर्म हुआ, और जो वेपर के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है, उससे कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है हीट, किसमें, उसके हैंडल में। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आगे देखते हैं। वंस अर्थ जब एक बार गर्म हो जाती है, वो री एमिट करती है एनर्जी को। एक बार आप अर्थ को अगर गर्म हो जाएगी सूरज की किरणों से, तो एनर्जी क्या होगी, यानी कि वो सारी बाहर, वो वापस जाएगी कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं उसको। क्योंकि अर्थ जो है वो कूलर है, वो ठंडी है, पृथ्वी ठंडी है, किससे, सूरज के कंपैरिजन में। मगर ग्रीन हाउस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, अब ध्यान से, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अभी बेस्ड होने वाले हैं इसी चीज़ पर, तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एटमॉस्फेयर में हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होने की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से, वाटर वेपर, मीथेन एंड अदर, जो अदर गैसेस हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको, लॉन्ग वेव एनर्जी। यहाँ पर CO2 जो वर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में निकलती है, एमिट होती है हमारे अब देखो, जो पृथ्वी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस अगर फ़ायदा देती है और नुकसान करती है दोनों, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से बचते हुए वो कैसे जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये सारा प्रोसेस चलता है। ग्रीन हाउस गैसेज देन री एमिट दिस एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो ये एनर्जी को री एमिट करती है, मतलब कि वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी जाके, मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर में, और वो री एमिट कर रही है वहाँ से, एटमॉस्फेयर से एनर्जी फिर वापस हमारे ही वातावरण में, हमारे ही एनवायरनमेंट में फैल रही है एनर्जी, यानी कि वो हीट के फॉर्म में एनर्जी फैल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, वार्मिंग, यानी कि गर्मी बढ़ती जाती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण भी यही माना जाता है। आगे देखते हैं। इंक्रीज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हमारी पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस
एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नोटेबल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ये दिया किसके द्वारा गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा 1821 में। ये एक फैक्ट बेस्ड है, ये आप नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट is a natural phenomena by which some gases present in the atmosphere of a planet or satellite helps in इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलेटिवली। इस लाइन का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस होने की वजह से जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर में एनर्जी, जो रेडिएशन सन की जो आ रही थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी एटमॉस्फेयर में। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वही तो है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है और वही वापस हमारी पृथ्वी पर एनर्जी आ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर जो रिलेटिवली बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और एब्जॉर्ब कौन सी गैसेज हो रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली CO2 आगे हमें मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या है। मेन कॉज, सबसे बड़ा रीज़न गर्मी बढ़ने का है CO2 गैस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन है इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट, CH4 है जो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसमें सारी गैसेस इन्वॉल्व है, मगर CO2 सबसे मेजर रोल प्ले करती है। आगे देखते हैं। दीज गैसेज अब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी लाइक ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस विच डज नॉट रिलीज वार्म एयर प्रेजेंट इनसाइड। इसमें जो गैस होती है वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है जैसे ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, मगर वो क्या करता है, वो रिलीज नहीं करता है। मतलब जैसे एब्जॉर्ब तो कर ली एनर्जी को, मगर वो वापस रिलीज नहीं कर रहा है। उस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ये समझ के ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन कौन सी है। CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये तीन है, इनके शॉर्ट फॉर्म ये आपको पता ही, CO2, CH4, N2O और CFC। इट इज नोटेबल दैट आर्गन एयर, जो आपको पता ही AR जिसका कोड सिंबल है, इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। एक याद रखना, ये आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का देखो, यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है, ये आपको बहुत इजीली बता देगा। ये सूरज है, सन है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं ज़मीन पर, मतलब हमारी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर कुछ तो रेडिएशन आके एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, लिखा है मोस्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मगर कुछ वापस जाती हैं। तो जब वो वापस जाती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, उससे तो बाहर चली जाती हैं, मगर कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में रुक जाती हैं और वो वापस एमिट होती हैं हमारी पृथ्वी के वातावरण में। और उसी की वजह से गर्मी जो है वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है, इसका एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। आगे देखते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड, CF, ये नोट करने वाला पॉइंट है। नाइट्रस ऑक्साइड्स आर रिलेटिवली लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो होती है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप बोलोगे नहीं, ये लेस रिस्पॉन्सिबल है उनके कंपैरिजन में। अच्छा, तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं जिनकी वजह से गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आप बोलोगे देखो कि प्रेजेंस क्या है आपको बतानी पड़ेगी, मतलब कि फैक्ट पता होना चाहिए। वाटर वेपर जो है 36 to 72% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26% है इसकी अवेलेबिलिटी। मीथेन की 4 to 9% है। और ओजोन जो गैस है आपको पता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को सन की रोकता है, वो 3 to 7% है। ये हमारी एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी है। मेजर ये ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हाइड्रोजन की तलाश तो आपको पता है कि मून पर जो मिशन करे जाते हैं उनमें भी की जा रही है। इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एज डायटोमिक गैस विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, वो उसका मेन कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन। आपको पता ही होगा, जब बिग बैंग थ्योरी वगैरह आपने पढ़ी होगी तो वहां पर भी हाइड्रोजन का नाम बार बार, क्योंकि हाइड्रोजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट गैस। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? तो क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि जो इसमें कई सारे रीजन कह सकते हैं। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थ की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा क्या है कि अर्थ पे गर्मी बढ़ती है, गर्मी कम होती है।
और डायरेक्शन चेंज होता है पृथ्वी का। भाई अब पृथ्वी घूम रही है, उससे भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो एक तो ग्रीन हाउस गैस है, वो भी कहीं ना कहीं रीजन है क्लाइमेट चेंज का। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होती है? आपको पता है कि बार बार जब ओजोन लेयर पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगी और नीचे से हमारे यहाँ से CO2 भी रिलीज हो रही है, CO2 भी रिलीज हो रही है, ऊपर से रेज भी आ रही हैं, CO2 कहीं ना कहीं जाकर अब्सॉर्ब, तो CO2 से नुकसान होता है ओजोन लेयर को भी। तो कहीं ना कहीं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी क्लाइमेट चेंज का कारण हो सकता है। तीसरा रीजन जो सब लोग जानते हैं, पॉल्यूशन। हमारे पूरी पृथ्वी पर इतना पॉल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, गाड़ियों का चलना और तरह तरह की चीज़ें जलाना। तो आप डी इसका आंसर कह सकते हैं। यूपीपीसीएस के पेपर में 2013 में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी। ग्रीन हाउस गैसेस pollutions are directly responsible for ozone depletion, while depletion of ozone layer is indirectly responsible for climate change. ओजोन लेयर का डिप्लीट होना डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी पर आने लग जाएंगी, वो भी खतरनाक होंगी, और उसके बाद हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती रहेगी, क्लाइमेट चेंज भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डी इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन है, मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो आपने अभी पढ़ा, ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, डी सारे ही इसके आंसर होंगे। मेरे ख्याल में क्वेश्चन सेम है, तो एक बार आप इसका रीजन पढ़ लेना, जो ऊपर दिया मैंने वही है। इसमें गैस कंट्रीब्यूट करती है, कौन सी? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। विच आर द मेन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लीट होती है? मेरे ख्याल में अभी रट गया होगा आपको अब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे मेजर गैस है, और दूसरी जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली गैसेज जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एक पॉइंट यहाँ नीचे ये भी लिखा है कि पॉल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज ऑल्सो अ प्राइम रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज। वेयर वॉज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पीसीएस 2015 में आया था छत्तीसगढ़ के। ये आपको याद रखना हो सकता है इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फैक्ट वाले कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2015 में, वो कहाँ हुई थी? तो आंसर पेरिस है। 2015 में कॉन्फ्रेंस हुई थी 21 पेरिस में, फ्रांस में, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक चली थी। फैक्चुअल है, रट लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज? इनमें से यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुए थे? ठीक है, देखो यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें पूछा गया था। इसका आंसर डी है 21st। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस? अभी आपने देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना 21st, मैंने बताया था ये कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी, तो आप कह सकते हैं 21st नंबर की कॉन्फ्रेंस थी 2015 में जो हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है? तो आप बोलेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसमें हीटिंग होती है, एटमॉस्फेयर उसको ऑब्जॉर्व करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो जाके ऑब्जॉर्व हो जाती है, वही उसका रीजन है। तो इसका सही जवाब आपको बी लगाना है। सूटेबल टेम्परेचर नहीं, ये आंसर गलत है। बैरन माउंटेन्स, इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ये भी हटा दो। डीप वाटर सीम्स ग्रीन, ये भी कोई रीजन नहीं है ग्रीन हाउस का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसको आपको समझना है, उसके तरह से जो भी आंसर बनेंगे वो लगाने, बाकी जो गलत आंसर है उनको आपको हटा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके देखो एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? आपसे कोई आपसे पूछेगा तो आप मेरे ख्याल में इजीली बता पाएंगे कि इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर है। ग्लोबल टेम्परेचर घटता नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। सी वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, गलत है। टेम्परेचर रिवर और लेक का बढ़ता है, गलत है। सिर्फ आपको बोलना है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका आंसर ए लगाएंगे। यूपी पीसीएस 2018 के प्री में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? बढ़ता जा रहा है, और हो क्या रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठा होती जा रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये उसका रीज़न है, बाकी के रीजंस गलत हैं। वेजिटेबल फूड क्रॉप, इसका कोई रिलेशन नहीं इससे। ये देखो फिर से मध्य प्रदेश के पीसीएस के 91 में पूछा गया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, और अर्थ ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो बहुत सिंपल ए आंसर हो गया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पोस्टुलेटेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट?
तो इसका आंसर आपको याद होगा, ऊपर हम लोग ने पढ़ा था जोसेफ फोरियर का नाम याद है आपको, मैंने ऊपर थ्योरी में बताया था। तो इसका आंसर सी लगा देंगे। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा चेंज, कौन सा बदलाव होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ज़रूरी है आपको। देखो, आपको पता है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, बायोलॉजिकल पॉपुलेशन और इंक्रीज इन द विंड स्पीड। तो आपको यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में वो ये है कि बेसिकली इसके दो आंसर सही होंगे। ठीक है, एक तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर, एक तो बी आपको बोलना पड़ेगा, बी, और इंक्रीज इन विंड स्पीड ये भी बोलना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से हो रहा है, तो वो ऑप्शन हो सकता है। तो आपको इसमें बी और डी इसका आंसर बोल सकते हैं, दोनों। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है मगर एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि जब किसी का ऑप्शन मैच नहीं करता है, उनके जो आंसर जो उनका लिस्ट आती है आपको पता ही होगा, तो वो फिर क्लेम करते हैं और उस पर आगे फैसला आता है। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल। आप सभी को ये क्वेश्चन इतना ध्यान से सुनना है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो पहले बड़ा ध्यान से सुन लो कि क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, एक संधि हुई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक संधि हुई थी, जिसमें क्या था, विच कमिट्स इट्स पार्टीज बाय सेटिंग इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, जिनका मतलब था कि जो एमिशन हो रहा है ना CO2 का, उस पर रोक लगाई जाए, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड किससे है? क्लाइमेट चेंज से। यूपीपीसीएस के फिर से मेंस में पूछा गया, 20 का आंसर सही होना चाहिए। 13 क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें से सारे स्टेटमेंट पढ़ो। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 2005 में आया। डील्स प्राइमरली विद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, इज मोर हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? ये प्री में पूछा गया था 2005 के IAS के पेपर में। तो पहला और तीसरा दोनों सही हैं। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो क्योटो में अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1997 में, और फोर्स में कब आया, मतलब केम इनटू बीइंग कह सकते हैं, ऑन 16 फरवरी 2005। तो ए स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको ये समझना है कि जो कि थर्ड है, यानी कि मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। आपको बताया मैंने कि मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी गैस है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 1 and 3 आर इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसमें आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। तो नन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। तो या तो कोई नहीं ऊपर में से, या तो ऊपर में से एक से ज़्यादा आंसर है। तो आंसर आप इसका ई लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है मीथेन भी है, CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन नहीं है बस। तो ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया नहीं कि डी छोड़ दें बाकी ABC ले लें, इसका मतलब आपको आंसर कुछ ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, घुमा के पूछा गया है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 2015 में, मतलब 2015 में सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड था, तो सोचो 2018 में यूपीपीसीएस में आया था, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ए, चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा एमिट करता है CO2, मतलब कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा CO2 अगर कहीं से एमिट होता है तो वो है चाइना। आपको मन में आया होगा कि कौन कौन से देश हैं जिनका क्या रेटिंग है, तो आपके सामने मैंने लिस्ट बना दी है यहाँ पर। चाइना 29%, 29%, यूरोपियन यूनियन से 10%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 14%, इंडिया ने 7% एमिट किया है CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इंडिया का पूछा जा सकता है।
रशिया 5 पे है, जापान 3.5% पे है। एक तो लार्जेस्ट पूछ सकते हैं और इंडिया का पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एमिटर में कौन कौन सा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो लेटेस्ट का अगर कहीं मिल जाए तो लेटेस्ट डेटा आप जरूर चेक करके जाएं, एग्जाम में पूछा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू इम्पोज, किसने ये अनाउंस किया है कि कार्बन टैक्स लगेगा। अब जैसे जैसे लोग कार्बन ज़्यादा, अगर जैसे मान लीजिए आपके देश में से कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो आपके देश में कार्बन टैक्स लगेगा, ये किसने अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर ने अनाउंस किया था 2018 में कि वो इम्पोज करेंगे कार्बन टैक्स अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं रोका गया तो उनके यहाँ पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये बात फाइनल हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस क्या है और ग्रीन हाउस गैस क्या नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, CO2 है ही है, मीथेन है ही है, नाइट्रस ऑक्साइड है ही है, बचा क्या। आंसर बहुत सिंपल हो गया, पिछले का आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन हो गया। क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन लिखा है ये, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, ये देखो क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा जो आपके सामने लिखा है ना, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने आपकी स्पेशल असिस्टेंस के लिए बार बार ये सारी डेफिनेशन दी जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए बच्चों, थोड़ा देख लेना। इसका आंसर जो है आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सारे ही हैं ग्रीन हाउस गैस। अब आपके मन में आएगा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मगर वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन की। अगर एसिड रेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सल्फर डाइऑक्साइड को जाएगा तो वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा ग्लोबल वार्मिंग में, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कौन सी गैसेज जो जो करती हैं इफेक्ट को कॉन्ट्रीब्यूट। तो इसमें आपके सामने यहाँ पर आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन मोनो से मतलब नहीं है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड से मतलब नहीं है, अमोनिया से मतलब नहीं है, तो बचा क्या, CO2 बचा और CH4 यानी कि मीथेन। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तो आपको पहले मैंने बताया था, वाटर वेपर इतना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में 36 से 72%, CO2 9 से 26, मीथेन 4 से 9 और ओजोन 3 से 7%। कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस बट इट्स इफेक्ट इज वेरी लो। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि जो कार्बन टेट्राफ्लोराइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है ये बहुत कम रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस को के इफेक्ट को बढ़ाने में। ठीक है, डी आंसर सही होगा। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको मेरे ख्याल में अंदाज़ा लग गया होगा कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या है, क्या ईथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आपको पता है ईथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका आंसर बताओ। बिल्कुल हो सकते हैं, इसका सही जवाब है सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर आपको ऊपर बताया गया है। ये सेट ऑफ गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। When Earth start frosting after getting heat from the sun, then heat is dissipated out on the Earth. अर्थ में वो सारी गैसेस क्या है वापस री एमिट होने लगती हैं। उसमें क्या क्या होती हैं, CO2 होती है, नाइट्रस होती है ऑक्साइड, वाटर वेपर होती है, और मीथेन है। एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ दिस हीट एट रिटर्न बट विच सम एडिशनल हीट इज कलेक्टेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। वो क्या होती है गैस, लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर के क्या होती है, इकट्ठा होती जाती है, एकत्रित होती जाती है। Over the past few years, due to increase in the amount of these gases in the atmosphere, the average temperature of the atmosphere has increased. तो पिछले कुछ वर्षों में क्या देखा गया है कि ये जो गैसेस इकट्ठा होती जा रही हैं एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में, उससे क्या है हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग आप समझी गए, और इन्हीं को जो ऊपर गैसेस लिखी इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा किससे ग्रीन हाउस गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाता है, आपको पता है वाटर वेपर। कैसे,
अगर आपसे ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इसमें CO2 लगा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था वो मेजर गैस कौन सी है, वो CO2 है। मगर आप पूछेंगे कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है गैसेस में, तो वाटर वेपर का 36 से 72% है वाटर वेपर प्रेजेंट, है ना। तो इसका मतलब आपको वाटर वेपर आंसर अलग कंडीशन के लिए बताना है, और ये आपका आंसर अलग हो जाता। देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जो भी जैसे एस्पायरेंट है मान लो, उसको पढ़ाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस की मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, मान लीजिए आपने पढ़ा, और आपसे पूछा गया मेजर कंट्रीब्यूशन किस गैस का है एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एक्रिंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कौन सी होगी वो। तो आपको फिर वहां पर वाटर वेपर का नाम बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज्यादा है वाटर वेपर की प्रेजेंस, जो कि 36 से 72% है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस। ये तो हम लोग ने कई बार पढ़ा, तो अब बताओ इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको पता है इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाता है, और सिंपल लैंग्वेज में आपको यही बोलना है कि प्रोपेन। प्राइमरी गैसेस कौन कौन सी हैं, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये है प्राइमरी गैसेस। सब्स्टिट्यूट प्रोपेन फॉर अदर फ्यूल सच एज गैसोलीन एंड ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको समझना है मीथेन है, एर्गन है, कार्बन वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहले आप समझो इस क्वेश्चन को पहले कि रिस्पॉन्सिबल कौन सा नहीं है। अ लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस नेमली CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट्स एज अ थर्मल ब्लैंकेट। अब बड़ी ध्यान से ये लाइन सुननी है, जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो उसकी लेयर है, मतलब जो अभी बताया जा रहा है आपको, जिसमें से अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या करती हैं, एक ब्लैंकेट का काम करती हैं अर्थ पर। ये एब्जॉर्ब करती हैं, किसको एब्जॉर्ब करती है, हीट को, और सरफेस को वार्म करती जाती हैं। तो इससे एक ग्लोबल जो रेंज टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। मगर इसमें से आर्गन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपको इसका आंसर लगाना क्या है, आर्गन। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमिशन ऑफ रिडक्शन परचेज अग्रीमेंट साइंड विद द वर्ल्ड बैंक इन 2011 इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसके लिए पूरा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ। द अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बीच में। एमिशन रिडक्शन परचेज अग्रीमेंट था, जिसमें था फॉर द परचेज ऑफ द सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस वॉज साइंड बाय ह्यूबर्ट नोव जोसरैंड। ये डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के उस टाइम पर, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके बिहाफ पर। सुदीप्तो रॉय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे ऑन बिहाफ ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। पूछा क्या है इन्होंने, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ए वाला पार्ट करेक्ट नहीं है, 10 साल के लिए वैलिड होगा, करेक्ट था। एग्रीमेंट इज सिक्योरिंग कार्बन क्रेडिट फॉर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करेक्ट था। और यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया एज पर एग्रीमेंट ऑफ टन, टन मतलब 100, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट यूनिट। तो इस तरीके से आपका आंसर ए बन जाएगा। देखो क्वेश्चन जब मेंस में पूछ रहे हैं, वैसे तो अब चेंज हो गया मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न, बट फिर भी प्री में भी अगर पूछते हैं तो आपको पढ़ना ध्यान से प्रश्न को। नॉट लिखा होना, नॉट ना लिखे होने से आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल। आपको याद है मैंने शुरू में बताया था कि कौन सी ऐसी गैस है जो हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है पृथ्वी पे जीवन के लिए। कौन सी ऐसी गैस है, तो आप सबको याद है कि वो CO2 है, वो गैस जो कि फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है हमारे पृथ्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू CO2, सबसे ज्यादा वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है CO2, कौन सा देश है। इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वो था चाइना। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा अवेलेबल, चाइना एमिट्स 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कार्बन एमिशन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें 15% है, और इंडिया का 7% है, यूरोपियन यूनियन का 9% है, और 5% है रशिया वगैरह का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर, ये तो अभी पढ़ लिया हमने, चाइना इसका सही जवाब होगा।
यूपी लोअर पीसीएस में भी पूछ लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री, मतलब क्या है इसका, जहां पर कार्बन एमिशन बहुत ना के बराबर। देखो आपको पता है जब कार्बन नेगेटिव एमिशन होगा तो वो कंट्री पॉल्यूशन फ्री भी होगा, वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होगा, वहाँ साफ सांस लेने के लिए हवा होगी, वो हवा जो होगी वो बहुत ही जीवन के लिए यूजफुल और उसका उत्तरदायी बहुत ज़्यादा होगा और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हवा मानी जाएगी, वायु मानी जाएगी। तो वो कहाँ की है, भूटान की। आपको पता है भूटान का जो वातावरण है इतना साफ है कि उसको जीवन में मतलब बहुत अच्छा माना जाता है और बाकी रेटिंग्स में भी बहुत ऊपर आता है इसी वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करती है। मीथेन है, CO2, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता है जो 2013 में ए ही इसका बनेगा, बाकी नीचे के सारे पता ही थे आपको, तो ऊपर का एक आंसर बन गया। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वाइल अदर गैसेज इन दी कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखते हैं, इसमें CO2 है, सल्फर है, मीथेन है, ऑल अबव है। तो ग्रीन हाउस गैस समटाइम्स abbreviated at GHG is a gas in the atmosphere that absorbs and emits radiation within the thermal infrared range। ठीक है, दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। और उसके बाद तो जो नहीं होगा मेरे ख्याल में आपको पता ही है, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं होगा, बाकी सारे तो होंगे। तो आपका बी इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, केवल ऑक्सीजन की वजह से, CO2 और O2 की वजह से, CO2 और CH4 की वजह से, या केवल। तो इसका आंसर सी सही है। तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके, उत्तराखंड PCS में पूछा गया था। आगे देखो क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो बताओ इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन है ही है, CO2 है ही है, वाटर वेपर है ही है, सारे हैं। इसका अंदर डी आंसर लगा दो इसका, ऑल ऑफ अबव। गैसेस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपके हिसाब से कौन सी है। आपको पता है एक तो CO2 है, दूसरी मीथेन हो सकती है। तो ये दो गैसेस, अमोनिया है नहीं, देखो रेडॉन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, ओजोन और हाइड्रोजन क्लोराइड हो नहीं सकते। तो आपका आंसर सिंपल हो गया, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही है, मीथेन है ही है, हाइड्रोजन नहीं है बस, नाइट्रस ऑक्साइड भी हम लोग ने शुरू में पढ़ ही लिया, तुम हाइड्रोजन इसमें से हटा दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही, मीथेन है ही है, तो बस इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, कौन सी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो CO2 लगा सकते हो इसका आंसर सीधा सीधा, क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही नहीं, कार्बन मोनो है ही नहीं, मीथेन और CO2 में CO2 ज़्यादा है। तो इस तरीके से CO2 नाइट्रस क्लोरोफ्लोरोकार्बन अमंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द एनवायरमेंट इज मोर कंपेयर टू अदर गैस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब CO2 की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। अब प्रश्न देखो चेंज हुआ, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो क्वेश्चन क्या चेंज हुआ कि जो टोटल अमाउंट प्रोड्यूस होता है ना गैस का, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूमन की मतलब मानव की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, वो उसको क्या कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, या कार्बन कैप्चर बोलते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर है फुटप्रिंट। ये कई बार पेपर में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी छपा है इसके बारे में, आर्टिकल वगैरह। द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रिफर्ड एज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कितनी छाप छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी आंसर सही था, ये राजस्थान के PCS में पूछा गया था 2018 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पूछा क्या गया है, कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो CO2 क्या है, किससे रिलेट करोगे इसको, थर्मल पावर स्टेशन से करोगे। सही है, थर्मल पावर स्टेशन से CO2 एमिट होती है। ठीक है, सोर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है, नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए कारण बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रस ऑक्साइड पैडी फील्ड से निकलती है, बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक्स जो होती है, ब्रिक क्लिन्स होती है, उनसे निकलती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल रही है, इसका क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ऑटोमोबाइल, इसका आंसर गलत है। आपको जानकारी के लिए बताया दिया जी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ मैन मेड गैसियस फॉर्म, लिक्विफाइड मटेरियल मेड फ्रॉम कार्बन। ये किससे बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन से मिलकर। जिसको पता, आप जो आपके घरों में फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें जो रेफ्रिजरेंट का काम करती है, कंडीशन एयर कंडीशनर में जो कूलिंग का काम करती है गैस, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इसलिए याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओजोन डिप्लीशन का एटमॉस्फेयर में। आपको पता है एसी में जो आपकी गैस भरी जाती है और जो आपकी रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है, जो आपने देखा होगा फ्रिज खोलते समय आपको एक एक धुएं जैसा दिखता है, वो धुआं नहीं, वो गैस है, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ये तो पता ही आपको, तो हाइड्रोजन नहीं होगा इसका आंसर, मतलब आंसर बनेगा हाइड्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन what? Better global communication, melting of glaciers, flowering of mango trees before times, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ये देखो, अब यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है 2003 में, 2002 में, फिर 2001 में भी पूछा, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। इसमें जो आपको समझना है वो क्वेश्चन ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ये पता है आपको? भाई गर्मी अगर बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो पर्वत जो बर्फ की चट्टानें, वो क्या होंगी? मेल्ट होंगी। स्पेशीज जो डिपेंड करती हैं इसी चीज पर, इसके सिंक्रोनाइजेशन पर, ठीक है, जैसे प्लांट्स कुड ब्लूम अर्लियर देन देयर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स बिकम एक्टिव। आपको पता है कि प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब जो ऐसे ऐसे कीड़े, ऐसे कीट पतंग जो होते हैं, जो पेड़ से ही खाना खाते हैं, दूसरे पेड़ पर जाके बैठते हैं, उनको भी वहीं का वही सलाइवा जाके पहुंचाते हैं। जो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये भी तो डिस्टर्ब होगा। उस पे जो आश्रित हैं कीट पतंग पेड़ पर, और अगर पेड़ वो सही से नहीं उपज रहा है तो कीट पतंग भी मरेंगे। उससे मतलब हर चीज एक साइकिल जुड़ी हुई है पूरी नेचर की, वो खराब होगी। ग्लोबल वार्मिंग वुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इससे पूरे मानव जाति पर प्रभाव पड़ेगा अगर गर्मी बढ़ती रही इस प्रकार। मेन कैटेगरी ऑफ हेल्थ रिस्क क्या क्या होती हैं? डायरेक्ट एक्टिंग इफेक्ट्स, impacts mediated via climate related changes in ecological systems productivity। आपको पता है अगर इकोलॉजी हमारी डिसबैलेंस हो गई, एनवायरनमेंट हमारा डिसबैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा मानव जाति पर, बायोडाइवर्सिटी पर भी फर्क पड़ेगा, हैबिटेट लॉस होगा। आपको पता है हैबिटेट लॉस होने का कारण बहुत सारे होते हैं, हम लोग ने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है बायोडाइवर्सिटी वाले में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मगर उसके अलावा भी ग्लोबल वार्मिंग से मानव जाति को अगर नुकसान नुकसान होगा तो पशुओं को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा। जो ठंडी जगह हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ की चट्टानें वो पिघलेंगी, उनके पिघलने की वजह से जैसे अभी बताया पॉलिनेशन का प्रोसेस ये भी डिस्टर्ब होगा। तो मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। बी में है क्या, यहाँ पर गलती से देखो बी ऑप्शन की जगह 6 लिख गया है, वो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट लिखा है। तो बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों सही हैं। इसका आंसर 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्पैक्ट द ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी कंडीशन से इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पर? क्या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा, राइज इन सी लेवल होगा, चेंजेस इन वेदर कंडीशन होगा, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर? तो आपको पता है कि जो राइज होता है ग्लोबल टेम्परेचर में, है ना, वो तो है ही इसका रीजन। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ये तो पता ही है। अच्छा, सी लेवल पे टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आपको पता है सी लेवल पे टेम्परेचर बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है तूफान का आना। अभी आपने अम्फान का नाम सुना होगा, हाल ही में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके पहले, चूंकि अभी लॉकडाउन में फंसे थे सभी लोग, तो अम्फान पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा। और निसर्ग का नाम आपने अरब सागर से जो उत्पन्न हुआ, यानी कि महाराष्ट्र वगैरह में जो नोटिस किया गया, वो भी आपने सुना होगा, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स की बेल्ट है उन पर, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका कौन सा?
डी आंसर। डी कैसे बनेगा? डी इसलिए बनेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई ना, जिसमें 1 2 3 4 सारे हो गए, तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ये IAS प्री में पूछा गया था 2009 में। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू एमिशन ऑफ, किसके एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो आपको बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ये देखो हम लोग ने सारी चीज़ें यहाँ पढ़ ली हैं, इसको आप एक बार इसका डेटा जो है आप नोट करके देख लेना। वैसे तो ये डेटा मैंने लगभग लगभग क्वेश्चंस में इंक्लूड करा दिया है, मतलब आपको ये बता दिया है कि CO2 का कितना रोल है, बाकी गैसेस का कितना रोल है, प्रेजेंस कंट्रीब्यूशन कितनी है गैसेस की, मैंने सारा ऊपर डेटा दिया आपको, तो सारा डेटा वहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अप्रीहेंशन, जो भय है ग्लोबल वार्मिंग का, वो एग्रवेट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो आप बहुत सिंपल आंसर लगाएंगे CO2। देखो भाई, एक चीज़ याद रखो, बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर से आपको जो एक सीखने को मिल रहा है इस पूरे टॉपिक से, ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट चेंज से, वो है CO2। सबसे ज़्यादा फोकस CO2 पे बार बार कर रहे हैं। देखो सेकेंड गैस CO2 के बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपकी दूसरी गैसेस भी हैं, जिसमें आप वाटर वेपर की प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन को भी कहा जाता है, मगर CO2 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। हाइड्रोजन चूंकि ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है? हैवी रेनफॉल की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। तो आंसर सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। कौन सा रीजन है फ्रेजाइल इकोसिस्टम का दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग? अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, सबसे पहले प्रभावित होगा, वो कौन सा रीजन होगा? आइस पार्ट, जहां पर बर्फ ज्यादा होगी। कौन से पार्ट में बर्फ ज्यादा है? ऊपरी, जो ऊपर हमारा जो पोल पोल है ना, आर्कटिक रीजन के पास, वहां पर ग्रीनलैंड आइस शीट है। ऑप्शन ए में देखो, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपकी ये आपके साउथ अमेरिका के ब्राजील पार्ट में है, आपको पता ही है, तो ये इससे प्रभावित नहीं होंगे। ताइगा, ये भी रीजन है, नहीं इंडियन मानसून नहीं प्रभावित इतना। सबसे पहले पूछा है ना, तो विच विल बी फर्स्ट अफेक्टेड, तो इसलिए आंसर आपको ए लगाना पड़ेगा। ठीक है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जो एयर में CO2 बढ़ रही है, स्लोली टेम्परेचर को बढ़ा रही है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, मतलब उसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब क्या चीज़ कर रहा है? तो इसका आंसर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये दे सकते हो कि इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। जब सन की रेज जो आती हैं पृथ्वी पर, सन की रेज जो पृथ्वी पर आती है, उसकी वजह से जो इंफ्रारेड का पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में जाके। आपने देखा था ऊपर मैप में, इमेज में मैंने दिखाया था आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन एब्जॉर्ब कितना? 90% ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। 90% जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कहाँ हो जाती हैं? जो रिसीव होती हैं सन से, वो सोचो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है। दिस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन इज विच मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिव हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस। इस री एमिट वाले प्रोसेस की वजह से ही CO2 को सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। और हाल ही कुछ सालों में पाया गया है कि एक्सेस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से वो अर्थ का क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंसिडर करना है आपको राइस फील्ड, कोल माइन, डोमेस्टिक एनिमल्स, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बात करी थी, तो वो चैप्टर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि राइस फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स, वेटलैंड्स, इसमें से कौन सा सोर्स है? ध्यान से सुनना। मीथेन एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, इसका सोर्स क्या है? प्रश्न समझ में आया? तो आप बोलेंगे राइस फील्ड से भी मीथेन का एमिशन होता है, कोल माइनिंग से भी मीथेन है, और डोमेस्टिक एनिमल से भी मीथेन। मीथेन आपको पता है कि जो गोबर होता है, काऊ डंग, उससे भी, वेटलैंड से भी होता है मीथेन। तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि राइस, कोल माइंस, डोमेस्टिक एनिमल्स, ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन एटमॉस्फेयर, वाइल वेटलैंड्स एंड सी हाइड्रेट्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। अच्छा, सी हाइड्रेट और वेटलैंड जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं मीथेन एमिशन के। ठीक है। मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल मीथेन एमिशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज एमिटेड थ्रू दी वेटलैंड ओनली। अगर आपसे पूछा जाए कि जो परसेंटेज है, मतलब अगर प्रतिशत पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो मीथेन जो है एमिशन जो है वो नेचुरल सोर्सेज से सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? नेचुरल सोर्स क्या है? तो आप उसका जवाब देंगे वेटलैंड।
वेटलैंड से होता है। ओके, तो आपको यहाँ तक सारा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको देखना है। अगला प्रश्न है, द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो गैस पैडी फील्ड से निकलती है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पैडी फील्ड्स, आपको पता है जिसको आप धान बोलते हैं, गांव वगैरह में धान सुना होगा आपने, जो राइस की खेती होती है, इज इन्वॉल्व इन ग्लोबल वार्मिंग। उसमें पता क्या एमिट होता है, उसमें एक मीथेन मीथेन प्रोड्यूस होता है, तो मीथेन गैस वहां से भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न है, मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो क्वेश्चन इन्होंने यूपीपीसीएस 2018 में पूछ ही लिया कि मीथेन कहाँ से एमिट होता है, पैडी फील्ड से, टर्मेटरी से, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ अबव। तो देखो देखो साफ साफ आंसर दिया है। आंसर क्या है एक्चुअली कि मीथेन आप कह सकते हैं कि पैडी फील्ड से भी है और टर्मेटरी से भी। अब देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको पहले, इसके पहले कि मीथेन इज एमिटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वेटलैंड। एक तो आपको वेटलैंड बताया था 70% वाला, और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट सोर्स एमिटिंग मीथेन फ्रॉम बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और स्मॉलर सोर्स इंक्लूड्स टर्माइट्स, टर्माइट्स होती हैं जमीन में, माइंस वगैरह में, ओशंस होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वॉल्केनो से निकलती है, ज्वालामुखी जो होते हैं उनसे भी निकलती है, वाइल्ड फायर जैसे आग वाग लग जाती है वहां से भी आपको ये गैस मिलती है। अब ह्यूमन वाले कौन कौन से रीजन है देखो, ह्यूमन है कृषि, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक सच एज कैटल। आपको पता है कि जो कैटल होती है मतलब भेड़ बकरी गाय भैंस, इनमें इनके गोबर में से मीथेन का एमिशन है। पैडी कल्टीवेशन, स्टोरेज ऑफ मेन्योर, मेन्योर आपको पता है लगून्स में से रिलीज होती है मीथेन। ग्लोबली एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो प्राइमरी सोर्स है मीथेन एमिशन का। कृषि विभाग हमारा पूरे, चूंकि भारत की अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, तो इसका मतलब वो भी एक कारण है कहीं ना कहीं मीथेन एमिशन का। तो भाई देखो, आप किसी चीज़ का अगर फ़ायदा लेना चाहोगे, किसी चीज़ से एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहोगे, तो ये बात तो बहुत ही फैक्टफुल है कि आप उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा नुकसान भी झेलोगे। अच्छा, कई बार लोगों को ये लगता है कि वो जो नुकसान है उनके पर्सनल बेनिफिट को हावी नहीं हो रहा है, वो उनको नहीं नुकसान कर रहा है, वो तो पब्लिक का नुकसान है, मगर कहीं ना कहीं वो उनका भी नुकसान होता है। तो ये बात सोचनी चाहिए, मेरा मानना है। Industry, methane is primary component of natural gas. Waste from home and business, methane is generated from decomposition of waste in landfills. Landfill में भी डिकम्पोज जो करते हैं गंदगी, उससे भी मीथेन जनरेट होती है। आगे बढ़ते हैं, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्ट होता है? वो फिशिंग है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या फार्मिंग है? तो आपको पता है कि फार्मिंग सबसे बड़ा रीज़न है, सब तीनों में सबसे ज़्यादा सोचो ये है। एग्रीकल्चर जो है मोस्ट अफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से। क्यों? कृषि क्यों सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? क्योंकि उसमें एक फिक्स क्लाइमेट चाहिए, जैसे बारिश बारिश अगर ज़्यादा चाहिए चावल के लिए, खेती के लिए तो चाहिए, उसमें अगर बारिश कम हुई तो दिक्कत है। गर्मी ज़्यादा, धूप ज़्यादा लग गई, है ना, तो ठंड में जो अवेलेबिलिटी है फलों की या कृषि कोई ऐसी खाद है या कोई चीज़ है, तो उन सारी चीज़ों का इसमें निर्भरता रहती है, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। वाटर अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। नीड्स फॉर द एग्रीकल्चर, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर द ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल। आपको पता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो मिट्टी की भी जो टेम्परेचर है मिट्टी का, मतलब जो मृदा का जो तापमान है वो क्या होता है, वो बढ़ता है घटता है, उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो फ़र्क पड़ती है। आपको पता है ये पेड़ों में भी देखो क्या होता है, पेड़ों में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ों से जो आप उम्मीद लगाए हैं, जैसे जितनी उम्मीद आपने पेड़ों से की है कि भाई इतना फल निकलेगा फूल निकलेगा, वो पेड़ आपको उतना जो आपने उम्मीद लगाई है उतना आपको फल नहीं मिलेगा, उतना फूल नहीं मिलेगा। तो पेड़ों पे भी प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता हुआ दिखता है एटमॉस्फेयर का। तो पेड़ भी फर्क पड़ मतलब पेड़ों पे भी प्रभाव पड़ता है, मृदा मिट्टी पे भी प्रभाव पड़ता है, और मिट्टी से जो हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर कृषि, उस पे भी प्रभाव पड़ता है, क्वालिटी ऑफ फूड में भी फर्क आता है। इट ऑल्सो रेजेज द सैलिनिटी ऑफ सॉइल, रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो आप कर भी ले गए मैन्योर यूज करके, तो भी वो उतनी क्वालिटी का नहीं होगा।
ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कट च्यूइंग। कट च्यूइंग क्या होता है जरा समझते हैं। जो एनिमल कट च्यू करते हैं, चबाते हैं, आपने देखा होगा, वो भी कहीं ना कहीं उससे ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट पड़ता है। देखो मीथेन जो है वो बहुत बड़ा रीजन है। कॉल्ड मार्श गैस हुज सोर्स इज बायोगैस। बायोगैस अभी आपको बताया था, गोबर। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कट च्यूइंग एनिमल्स, दिस इज ग्रीन हाउस गैस विच पॉल्यूट्स द एयर। उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पीसीएस के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ आवर। ये आईएएस प्री में पूछा, थोड़ा सा अच्छा तो होगा ये आईएएस वाला क्वेश्चन। तो अर्थ आवर इज वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर द प्लैनेट ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ये WWF वो कुश्ती वाला नहीं, याद रखना, ये WWF फंड है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट हो चुका है। द इवेंट इज हेल्ड वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड होता है पूरा, एनुअली, साल में एक बार। नेचुरली encouraging individuals, communities, households and businesses to turn off their non-essential lights for 1 hour। 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करते हैं 8:30 से 9:30 बजे तक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च के एंड में, एज अ सिंबल ऑफ देयर कमिटमेंट टू द प्लानट। अब ये जो लाइट बंद करने का प्रथा है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए है। ये एक सिंबल है कमिटमेंट कि हम प्लानट की तरफ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना हम लोग कमिटेड हैं। इट फेमसली स्टार्टेड एज लाइट्स ऑफ इवेंट इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था अर्थ आवर 2018 में, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो भी मतलब स्टेट, देखो जब कभी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन को पूछा जरूर गया है किसी फॉर्म में भी, किसी भी स्टेट के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो वाले क्वेश्चन जरूर करके जाएं, स्पेशली जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड करा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप फोकस करके इन क्वेश्चन को जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम एक्टिव। आप देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज पर है वो 50 से ज़्यादा कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया। क्या और कब? 21 मार्च 1994 को। ये डेट याद रखने वाली है। क्या याद रखोगे? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे कन्वेंशन हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी? रियो डे जेनेरियो में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अर्थ समिट 3 से लेकर 14 जून तक चली थी 1992 में, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994 में। ये 1994 में आ गई थी। तो इसकी जो डेट आपको याद रखनी है वो 1992 नहीं याद रखनी है, आपको 21 मार्च 1994 याद रखनी है। अब ये कब होती है? 197 कंट्रीज द्वारा ये रेटिफाई की जाती है। ठीक है। प्लेस ऑफ इंडिया अमंग 58 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एज पर 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI क्या है? इंडिया की मतलब 58 जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक है, ये पूछा गया है। तो इंडिया की 20th रैंक है। यूपीपीसीएस मेंस में आया था। क्या? इन 2017 इंडिया वाज प्लेस एज 20th रैंक। 58 कंट्रीज हैं टोटल, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस देखी जाती है जिनकी पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया की रैंक क्या है उसमें से? 20। 58 में से 20 तो बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। मतलब हम लोग खुश भी नहीं होंगे, हम लोग को कोशिश और करनी चाहिए कि हम लोग 10 पे आए, 5 पे आए, 1 पर आ जाए। इंडिया की रैंक देखो 2018 में क्या थी? 14 थी, है ना। 2017 में क्या थी? 20 थी। फिर 2014 में कितनी थी? 18 में 14 थी। 19 में 2011 रैंक हो गई थी। अब हमारी 2020 की जो इंडिया की रैंक है वो 9 रैंक है। तो आप उम्मीद लगाएं कि अब 2021, 2020, 2021, 22, 23 तक हम लोग 5 तक आ सकते हैं अगर हम लोग अच्छा करें तो। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करते हैं। आप भी अपनी तरफ से सोचिए कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या करते हैं। जितना ज़्यादा पोल्यूशन कम करेंगे, CO2 कम एमिट, अब CO2 एमिट करने के लिए आप क्या ही कर सकते हैं? तो आप जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्न करना है इसको रोक सकते हैं, बट आपके हाथ में नहीं। आप कोई फैक्ट्री चलाते होंगे तो ही आप ये कर सकते हैं। तो ये भी आपके हाथ में ऐसा है नहीं, बट फिर भी कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकें पूरे विश्व के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज? कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2008। 2008 में रिलीज हुआ था नेशनल एक्शन प्लान। कब हुआ था? 30 जून 2008 को। याद रखना, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या क्या? क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, सोशल टेंशन होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से।
फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटेंसिटी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की विल हैव सीवियर रिपरकशंस ऑन फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल होगी। तो आप कह सकते हैं कि आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, आर जो है ए का रीजन है, तो आप इसका आंसर ए लगा सकते हैं। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर विच स्टेशन वॉच स्टेशन। अच्छा, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में वॉच स्टेशन भी होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं वर्ल्ड टेम्परेचर का, उसमें से कौन सी कंट्री है जिसका नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नहीं है वॉच स्टेशन, तो किसका नहीं है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। द ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड meteorological organization WMO promotes systematic and reliable observation of the global atmospheric environment. Currently, GAW, Global Atmosphere Watch, coordinates activities and data from 31 global stations, but at present इंडिया में देर इज़ नो GWA स्टेशन। याद रखना, इंडिया में कोई भी इसका स्टेशन नहीं है, मतलब ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच का स्टेशन इंडिया में नहीं है, याद रखना। बाकी देशों में है, अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में, इंडिया में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट CDM? CDM है क्या, पहले तो समझो। CDM जो है वो आपको पता होना चाहिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें होता क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कंट्रोल करता है ग्रीन हाउस एमिशन को। क्या करता है? ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर ए सही है, ठीक है। सॉरी, ये कंट्रोल नहीं करता है, मतलब अगर हम बोलें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स, इट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन हाउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ट्रू नहीं है। नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी, साउथ अफ्रीका, हेल्ड रिसेंटली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में उसमें कहेंगे कि नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी, साउथ अफ्रीका, हेल्ड रिसेंटली। इसमें क्या है? ये CDM जो है आर्टिकल 12 में क्योटो प्रोटोकॉल के लिखा हुआ है। इट अलाउज द कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन ऑफ एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें एमिशन को रिडक्शन किया जाए, मतलब उनको कम किया जाए, जो रिडक्शन एमिशन हो रहा है ना उसका रिडक्शन किया जाए। सच प्रोजेक्ट्स अर्न सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन और विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग क्योटो टारगेट्स। क्योटो टारगेट्स को पूरा करने के लिए उसको, मतलब उसको ही कंसिडर किया जाता है, रीजन को। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC was established in August 2015 to meet the cost of adaptation to climate change for the state. उसके बाद there is no relation between adverse effect of climate change and not attending the basic at Sun City, South Africa. उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही से मैच नहीं हुआ है? तो कार्बन ट्रेडिंग जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है? कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। बाकी सब सही है। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुई थी। अर्थ की समिट एजेंडा 21 में लिखा हुआ है। अर्थ समिट +5 1997 का था और कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है वो क्या है, कितना है? एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी इज 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। 63 क्वेश्चंस टोटल हमने करे। तो इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा। मैं आपसे फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने 63 करा दिए हैं। आप इसको रिवाइज कर लो, देख लो ढंग से, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बाद ये ग्लोबल मतलब ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये टॉपिक था। अगला टॉपिक मैं फिर से आपको दे दूंगा वीडियो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कंप्लीट आपको करा रहा हूँ सीरीज़, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का भी करा दूंगा। बट मैं चाहता ही हूँ कि आप रेगुलरली वीडियोज़ देखो और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।